हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के यवन राज्यों की, यानी कि जिस समय हमने मौर्य वंश गुप्त वंश को पढ़ा है उस समय बाहर से जो लोग जो है आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, उनके क्रम को आज हम बात करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से भी प्रश्न पेपर में बनने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले भारत में एंटर किए थे यूनानी, ठीक है ना, हिंद यूनानी। उसके बाद जो है शकों ने किया और उसके बाद पहलव और फिर उसके बाद कुषाण। कुषाण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद है कुषाणों का राजा है प्रतापी राजा कनिष्क, और जिसके बारे में पेपर में प्रश्न बनते ही। ठीक है ना, तो इसी क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंद यूनानियों की। हिंद यूनानी पेपर में इससे एक प्रश्न भी बनता है जो बीच में हम आपको बताएंगे, जो महत्वपूर्ण है और आता भी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत आए। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत आए। ठीक है, ये हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत आए थे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। आपने सेल्यूकस निकेटर के बारे में हमने आपको बताया था, सिकंदर महान की मृत्यु हुई और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जो कि बैक्ट्रिया के क्षेत्र में जो है अधिकार कर रहा था, और बैक्ट्रिया के ही शासक ने सबसे पहले हिंद यूनानियों के जो है को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिंद यूनानियों में जो प्रथम आक्रमणकारी था वो कौन था। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं प्रथम आक्रमण। ठीक है, हिंद यूनानियों में जो प्रथम आक्रमण किया वो किसने किया, तो आप यहाँ से याद रखेंगे डेमेट्रियस। किसने किया है? डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो इसने जो है कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, यानी कि इसको यहाँ से जो है सबसे पहले आप याद रखेंगे अफगानिस्तान, बड़े प्रांत जो है इसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए थे। उसके बाद फिर पंजाब प्रांत, जो कि उस समय पूरा पंजाब था, और उसके बाद सिंध। ठीक है, यानी कि पहला शासक है डेमेट्रियस जिसने आक्रमण किया, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के कई क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आप यहाँ से याद रखेंगे हिंद यूनानियों की राजधानी क्या थी, क्योंकि राजधानी से भी प्रश्न आता है, कैपिटल पूछी जाती है। ठीक है, तो राजधानी आप याद रखेंगे सियालकोट थी। क्या थी? सियालकोट। ठीक है, अब अगर आप सियालकोट की बात करेंगे तो आप यहाँ से यानी कि सियालकोट कह ले, और आप इसको शाकल के नाम से याद रखिए। किसकी? शाकल। अगर सियालकोट नहीं देगा तो शाकल देगा, और आपको पता है कि सियालकोट जो है वो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, और उस समय इसको शाकल बोलते थे। ठीक है, पाकिस्तान में है। तो ये इनकी क्या थी? राजधानी थी। पहला आक्रमण जो है वो किसने किया है? डेमेट्रियस ने किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हिंद यूनानियों का सबसे प्रमुख जो है विख्यात शासक कौन था? विख्यात, या आप ये कह सकते हैं प्रमुख शासक कौन था जो हिंद यूनानियों का, जिसने यहाँ पर आक्रमण किया है, और इसी से पेपर में आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे ये व्यक्ति है मिनांडर। कौन है? मिनांडर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, सुंग वंश के शासक पुष्पमित्र सुंग के द्वारा इसको पराजित भी किया गया था। ठीक है, उस समय सुंग वंश चल रहा था। तो मिनांडर से आप ये ध्यान रखेंगे कि मिनांडर की जानकारी हमें मिलिंद पनोह से मिलती है। किससे मिलती है? मिलिंद पनोह से मिलती है। किसकी जानकारी है ये? मिनांडर की जानकारी हमें मिलिंद पनोह में इसका उल्लेख मिलता है। और दूसरी बात आप यहां से याद रखेंगे, इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से, किससे? नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा ली गई? तो आप यहां से याद रखेंगे मिनांडर के द्वारा ली गई, जो हिंद यूनानियों का सबसे विख्यात या सबसे फेमस जो है राजा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यूनानियों से आप ये याद रखेंगे, जो प्रश्न भारत के इतिहास में पूछा जाता है वो ये है कि सबसे पहले, यहां से आप याद रखेंगे सर्वप्रथम इन्होंने ही स्वर्ण यानी कि सोने की मुद्राएं चलाई थी।
तो आप यहाँ से याद रखेंगे सबसे पहले भारत में सोने की मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? तो यूनानी शासकों के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं को चलाया गया था। ठीक है, और यहां से आप ये याद रखेंगे कि ये मुद्राएं राजा की तस्वीर वाली थी। कैसी? तस्वीर वाली, यानी कि इन मुद्राओं से ये पता लगाया जा सकता था कि किस राजा की मुद्रा है। ठीक है, तो यूनानियों के द्वारा ही सबसे पहले इसका यानी कि जो है स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया गया था। भारत के इतिहास में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं को शुरू करने वाले हैं यूनानी शासक। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई और सबसे शुद्ध सोने की मुद्राएं कुषाण शासकों के द्वारा चलाई जाती है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, एक चीज आपने जो याद रखनी है वो ये है कि यूनानियों के समय हमें दो कला का वर्णन मिलता है। कितनी? दो आर्ट्स का जो है वर्णन मिलता है। एक आप याद रखेंगे हेलेनिस्टिक आर्ट, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है, इसका प्रचलन हमें जो है यूनानियों के समय देखने को मिला। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे गांधार कला, इसके बारे में तो आपने सुना ही है। गांधार कला का प्रचलन भी हमें यूनानियों के समय देखने को मिलता है। अब इन दोनों में क्या है, तो यहाँ से आप याद रखना, यानी कि जब मनुष्य की वो तस्वीर बनाई जाए जिसमें शरीर के अंगों, मांसपेशियों या उसके हाव भाव, रिएक्शंस का बहुत बारीकी से जहां पर दर्शाया गया हो, इस प्रकार की आर्ट को हम कहते हैं क्या? हेलेनिस्टिक आर्ट। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद गांधार कला, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं, जो चित्र हैं, उनको गांधार कला के अंतर्गत रखा जाता है। तो यूनानियों के समय हेलेनिस्टिक आर्ट और गांधार कला का प्रचलन हमें भारत में देखने को मिला था। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। राजधानी है साकल सियालकोट। डेमेट्रियस पहला आक्रमणकारी है, हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत आए। विख्यात शासक मिनांडर है, जिसका मिलिंद में हमें वर्णन मिलता है। और नागसेन से बौद्ध धर्म की इसने क्या ली थी? दीक्षा ली थी। ठीक है, सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई जो है वो किसने चलाई थी? यूनानी शासकों ने ही चलाई थी। ठीक है, अब हम उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं शकों की। किसकी बात करेंगे? शक। ठीक है, शकों के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आपने बहुत ध्यान के साथ याद रखना है। ठीक है, देखो, अगर हम शकों की बात करें तो ये जो है मध्य एशिया के निवासी थे। कहां से आए भाई? एक एक चीज ध्यान के साथ याद रखिए। मध्य एशिया से शक जो है मध्य एशिया से आए थे, और ये चारागाह की खोज में आए थे, यानी कि अपने पशुओं के लिए चारागाह ढूंढने आए थे। और इनको जो है तब जाकर ये भारत में क्या किया? इन्होंने एंटर किया। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें बच्चों, तो भारत में इनकी 5 शाखाएं रही। भारत में कितनी शाखाएं थी? शकों की 5 शाखाएं थी। अब वो 5 शाखाएं कौन कौन सी थी, हम ये देख लेते हैं। नंबर 1 पर हम बात करें तो अफगानिस्तान इनकी पहली शाखा रही। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दूसरी शाखा इनकी रही तक्षशिला। ठीक है ना, जो कि पंजाब में था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है ना, उसके बाद उज्जैन इनकी तीसरी शाखा रही। उसके बाद नासिक इनकी चौथी शाखा रही। और उसके बाद मथुरा इनकी 5वीं शाखा रही। ठीक है ना, तो यानी कि शकों की भारत में 5 शाखाएं थी, वो 5 की 5 मैंने आपको लिखा दी है। ठीक है, उसके बाद अगली बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर हम बात करें शकों के प्रथम शासक की। किसकी? शकों का प्रथम शासक, यानी कि पहला राजा। तो इनका पहला राजा हुआ है मोर। कौन हुआ है? मोर। ठीक है, और अगर हम बात करें सबसे प्रतापी राजा शकों का कौन था, बहुत ध्यान के साथ आपने याद रखना है, सबसे प्रतापी राजा या शासक। ठीक है, ये आपने बहुत ध्यान के साथ याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप यहां से एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन फर्स्ट। ये आप यहां से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे पेपर में प्रश्न बनता है। कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रुद्रदामन प्रथम जो है वो शकों के सबसे प्रतापी राजा है, और इनकी जानकारी हमें मिलती है। देखो, सबसे पहली बात ये बता देते हैं कि इसने गुजरात के कई हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। गुजरात के बड़े भाग पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? तो आप यहां से याद रखेंगे,
रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया। ठीक है, दूसरी बात इसके बारे में आप यहां से याद रखेंगे, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार कराया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसके द्वारा कराया गया? तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा सुदर्शन झील का यानी कि जीर्णोद्वार कराया गया। सुदर्शन झील गुजरात के सौराष्ट्र में थी और इसको स्थापित करने वाले थे मौर्य, और उसके बाद अभी गुप्त शासकों में भी जो है इस गुप्त शासकों के द्वारा भी इसका पुनर्निर्माण कराया जाता है। ठीक है, अब ये सब जानकारी हमें रुद्रदामन के बारे में कहाँ से मिलती है? तो आप यहां से ये ध्यान रखेंगे कि ये संस्कृत भाषा का प्रेमी था, संस्कृत भाषा प्रेमी। ठीक है, और संस्कृत भाषा प्रेमी होने के कारण हमें इसका एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है गिरनार अभिलेख। क्या है बच्चों? गिरनार अभिलेख। और ये पेपर में आता है, और ये किसका है? तो आप यहां से याद रखेंगे कि ये रुद्रदामन प्रथम का है गिरनार अभिलेख। ठीक है ना, तो इसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है। अब थोड़ा सा जब गिरनार अभिलेख की बात आई है तो इसकी भाषा और लिपि की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गिरनार अभिलेख की जो भाषा है, भाषा तो ये प्राकृत भाषा में है। किसमें? प्राकृत में। ठीक है, और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, और इसकी जो शैली है वो चंपू शैली है। कैसी शैली है? चंपू शैली। ठीक है, ये आप यहां से याद रखेंगे। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, जिसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है, और इसकी लिपि जो है वो कैसी है? ब्राह्मी लिपि है, और चंपू शैली में ये बना हुआ है, और भाषा है प्राकृत भाषा। ठीक है ना, अब यहां से आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे जो भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, और यहां से पेपर में प्रश्न भी आता है। ठीक है, देखो बच्चों, शकों के बारे में ये पता चलता है, जो शक हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में ये पता चलता है कि लगभग 58 ईसा पूर्व, यहां से आप ये याद रखेंगे 58 ईसा पूर्व, उज्जैन के किसी स्थानीय राजा ने शकों को परास्त कर दिया। ठीक है ना, यानी कि इस तिथि को जो है क्या हुआ? शकों को परास्त किया। ठीक है ना, परास्त किया। उज्जैन के किसी स्थानीय राजा ने शकों को परास्त किया और यहां से बाहर खदेड़ दिया। ठीक है ना, यहां से आपके काम की चीज जो निकलती है वो निकलता है यहां से विक्रम संवत। क्या आएगा यहां से? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत। ठीक है ना, और दूसरी चीज यहीं से हमें 58 ईस्वी से इनको परास्त करने के बाद या खदेड़ने के बाद मिलती है एक उपाधि, जिसको आप याद रखेंगे, वो उपाधि है विक्रमादित्य। ये उपाधि यानी कि यहीं से शकों को परास्त करने पर, और जो है यहां से 58 ईसा पूर्व में एक उपाधि उभर कर सामने आती है जो है विक्रमादित्य की उपाधि। अब ये इतनी लोकप्रिय उपाधि बनी कि लगभग भारतीय इतिहास में इसे 14 शासकों ने ली। कितने? 14 शासकों ने ली है इस उपाधि को विक्रमादित्य की, जिनमें सबसे प्रमुख चंद्रगुप्त द्वितीय माने जाते हैं, जो गुप्त वंश के राजा हैं। ठीक है ना, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त के पुत्र हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उनके द्वारा ली गई ये विक्रमादित्य की उपाधि जो सबसे लोकप्रिय रही, विख्यात रही, और लगभग भारतीय इतिहास में इसकी संख्या 14 तक गई है, यानी कि 14 शासकों के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि ली गई है। तो आप ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। 58 ईसा पूर्व में शकों को परास्त करने पर विक्रम संवत की शुरुआत होती है, और यहीं से एक उपाधि निकलती है विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें शक राजाओं की तो वो अपने आप को क्षत्रप बोलते थे, इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं शकों के बारे में और यूनानी शासकों के बारे में वो बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से एक है, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ दिया है यूनानी आए थे, उसके बाद फिर शक आए। अब बात करते हैं हम पहलव की। पहलव तो ज्यादा इनके बारे में नहीं है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। पहलव जो है इनको हिंद पार्थियाई भी कहा गया, और ये जो है कहाँ से आए थे? ये ईरान से आए थे, यानी कि इनका मूल जो है पहलव का क्या था? ईरान था, ईरान से ये आए थे। ठीक है, एक अभिलेख है जो आपने याद रखना है और पेपर में पूछ लिया भी जा सकता है। ठीक है,
पहलव के बारे में एक अभिलेख आपने याद रखना है, तख्त ए बही, तख्त ए बही। ये अभिलेख पेशावर से मिला है, पाकिस्तान से, और इसमें पहलवों की जानकारी मिलती है। इनका प्रथम राजा जो है गोंडो फर्नीज था, जिसको फारसी में विंद फर्ड भी कहा गया है। ठीक है ना, इतनी जानकारी केवल जो है हमें पहलव शासकों के बारे में मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए कुषाण, जो इसके बाद आए हैं पहलव के, और कुषाणों के बारे में पेपर में अलग से बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको उसकी संपूर्ण जानकारी मिल पाए। अभी इसमें आपने पढ़ा हिंदू यूनानी और शक और पहलव के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुषाणों के साथ, उसके बाद सीधे आप स्टार्ट करेंगे गुप्त साम्राज्य। तब तक के लिए धन्यवाद।